प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है MS एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं मैथ विषय के अंदर कक्षा 8 का जो अध्याय है आंकड़ों का प्रबंधन। तो उसकी एक्सरसाइज को आज हम सोल्व करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज ले लेते हैं 4.1। तो एक्सरसाइज देखते हैं, इनके सवालों को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। मतलब शहर के युवाओं के मध्य कौन युवा है वो किस प्रकार के संगीत है वो पसंद करते हैं, उसके लिए सर्वे किया गया। इनसे जो प्राप्त आंकड़े हैं का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। उन आंकड़ों को इन्होंने इस पाई चार्ट में, ये पाई चार्ट है, इसके अंदर दर्शाया है। किस प्रकार से, जैसे मनोरंजक संगीत है वो 40% लोग पसंद करते हैं, उपशास्त्रीय संगीत है वो 20% लोग पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीतों को 10% लोग पसंद करते हैं और लोक संगीत को 30% लोग है वो पसंद करते हैं। तो ये उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए और फिर उनको प्रतिशत में चेंज करके ये पाई चार्ट दर्शाया है। तो इस पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब हम जो सोल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। अर्थात हमें कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और किसमें, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या में दी गई है 20 है। तो यहाँ हम पाई चार्ट में देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना है, 10% है और इसकी जो संख्या है वो 20 है। हमें नहीं पता कि कुल कितने हैं, वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि माना कुल व्यक्ति कितने थे, x मान लेते हैं। माना कुल व्यक्ति बराबर x। जब हमने इसको x माना तो हम देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या इस पाई चार्ट के अनुसार क्या आएगी। तो शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होगी, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में हमें पाई चार्ट के अंदर कितना दिया है, 10%। 10% का मतलब हो गया 10/100 और गुणा में हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या बताया था कि माना कुल व्यक्ति कितने हैं, x, तो हम गुणा में इसको ले लेते हैं x। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आया, ये आया 10/, इसमें से ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी एक की x के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 1x/10। चूँकि ये हमें संख्या दी गई है और वो कितनी है, 20 है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या इसने दे रखी है कि ये 20 है। तो हम इसके बराबर ये हमने निकाली है किससे, पाई चार्ट से। तो इसके बराबर जो हमें दी गई थी उस संख्या को लिख लेते हैं। तो वो व्यक्ति कितने थे, बराबर 20। अब ये 10 है वो दूसरे बराबर के दूसरी साइड, जैसे हम समीकरण सोल्व करते हैं तो बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो ये बटा में है, बटा का मतलब भाग में है, तो दूसरी साइड जैसे ही जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। और ये 1x का मतलब हो गया x बराबर हो जाएगा 20 × 10 और x का मान कितना आ जाएगा, 20 × 10 का मतलब हो गया 200। तो यहाँ x हमने क्या माना, कुल व्यक्ति, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ये आ जाएगी कि कुल जो सर्वे किया गया था उसमें कुल व्यक्ति है वो 200 है। ये आ गया, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों को, तो जैसा मैंने बताया था कि पाई चार्ट में समानुपातिक रूप से हम ये पार्ट बनाते हैं, जिसका ज़्यादा पार्ट होगा वो सबसे ज़्यादा पसंद होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 40% सबसे ज़्यादा है और वो कौन से संगीत को है, मनोरंजक को। तो यहाँ हम लिखेंगे मनोरंजक संगीत को, ये अपना आंसर आ गया है, मनोरंजक
संगीत को सबसे ज़्यादा पसंद संगीत सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, सबसे ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। ये आ गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब उसके बाद इसी के अंदर तीसरा पार्ट देखें। तीसरे में क्या दिया है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। यानी कोई कैसेट कंपनी है, वो सीडी बनाना चाहती है और वो 1000 बनाना चाहती है, तो 1000 में इनको डिवाइड करना है। तो यहाँ जहाँ हमने कुल की बात की थी तो कुल x माना था, वहाँ हम क्या करेंगे, अब तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो तीसरा इसका पार्ट है, इसको अंदर देखेंगे। सीडी की कुल संख्या कितनी दी है, जहाँ हमने x मानी थी वहाँ अब यहाँ हमें ये कह दिया है कि सीडी की जो संख्या है वो 1000 है। तो अब इसके प्रत्येक के कितनी कितनी सीडी बनेगी, तो हम जैसे ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी के अंदर कै ले लेते हैं पहला पार्ट मनोरंजक। तो मनोरंजक संगीत की सीडी निकालेंगे, तो मनोरंजक संगीत की सीडी बराबर कितनी होगी। तो मनोरंजक का पार्ट कितना है, जैसे हमने पहले वाले में किया 10/100, क्योंकि 10 तो शास्त्रीय संगीत था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 40/100। तो ये हो जाएगा 40/100 और गुणा में हमने x कुल, वहाँ तो x माना था, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है कि 100 सीढ़ियाँ हैं, तो 1000 सीढ़ियाँ हैं, तो हम 1000 ले लेंगे और इन दोनों जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गई और 40 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 400 सीढ़ी। तो हमारे पास मनोरंजक की सीढ़ी आ गई 400। उसके बाद इसी का हम ख पार्ट निकालते हैं। तो ख के अंदर देखते हैं उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ी। उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ी देखें तो क्या होगा, उपशास्त्रीय का प्रतिशत कितना है 20/100 और गुणा में 1000। तो उपशास्त्रीय में ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 20 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ हम इसके आगे लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखेंगे कितनी सीढ़ी आ गई 200 सीढ़ी। तो ये आ गई 200 सीढ़ी। फिर हम इसका गैप पार्ट देखेंगे कि शास्त्रीय संगीत की। तो शास्त्रीय संगीत की अगर हम बात करें, शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी की यदि हम बात करें तो वो आ जाएगी 10/100, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना है 10 है, तो 10/100 गुणा 1000, ये जीरो से कैंसिल हो जाएगी और 10 की 10 के साथ गुणा की तो ये कितनी आ जाएगी 100 सीढ़ियाँ आ जाएगी। उसके बाद इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं गह। अब एक रहा है लोक संगीत। तो लोक संगीत की सीढ़ी ज्ञात कर लेते हैं। तो लोक संगीत की सीढ़ी की यदि हम बात करें तो कितनी आएगी, लोक संगीत का प्रतिशत है 30, तो 30/100 और गुणा में 1000। अब इनसे ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब 30 गुणा 10 कितना हुआ, 30 गुणा 10 यानी 300। तो यहाँ हम जब इसका टोटल करके देखते हैं तो 300, 100, 400, 200, 700 और 400 1000, तो टोटल 1000 हो गई ना। तो इन 1000 का हमने अलग अलग बता दिया कि प्रत्येक प्रकार की कितनी सीढ़ी बनेगी। तो मनोरंजक की 400 आ गई, उपशास्त्रीय संगीत की 200 हो गई, शास्त्रीय संगीत की 100 और लोक संगीत की 300। तो इस प्रकार हमने इन तीनों के पार्टों को हल किया है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुएं, वर्षा ऋतु, सर्दी और गर्मी, ये 3 जो ऋतुएं हैं में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। टोटल कुल कितने व्यक्ति थे, कुल 360 व्यक्ति थे। तो यहाँ हम सबसे पहले हम इसको हल करने से पहले नोट करते जाते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या है वो क्या आएगी 360, ये हमें दी गई है कुल व्यक्तियों की संख्या। अब उसके बाद हमने उनका मतदान करवाया है 3 ऋतुओं के लिए, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु।
इनके मतदान करने के बाद उनका मत ये आया कि ग्रीष्म ऋतु है वो 90 व्यक्ति के द्वारा पसंद की जाती है, वर्षा ऋतु है वो 120 व्यक्तियों के द्वारा पसंद की जाती है, और शीत ऋतु जो है वो 150 व्यक्तियों के द्वारा पसंद की जाती है। अब हमें इसके आंसर देने हैं। तो नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? तो यहाँ हमें मतों की संख्या है, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है? 150 है। तो किस ऋतु को मिले? तो हम ये लिखेंगे कि शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। और इसी में यदि ये पूछे कि सबसे कम किसको मिले, तो कम पूछे तो ग्रीष्म में। तो शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, ये आंसर आ गया अपना पहले का। उसके बाद यदि हम बात करें दूसरे की कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? प्रत्येक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो हम अलग अलग करेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर कै इसमें लेते हैं ग्रीष्म ऋतु के लिए, कै हम ले लेते हैं ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण। ग्रीष्म ऋतु के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेते हैं, ये लीजिए। अब जैसे हमें कोण ज्ञात करना हो तो मैंने क्या बताया था कि जब पिछले सवाल में हमने प्रतिशत दिया हुआ था, तब प्रतिशत का कुल होता है 100। यहाँ हमें ग्रीष्म ऋतु का मतों की संख्या है 90, तो हम करेंगे 90 बटे में कुल, क्योंकि प्रतिशत में तो प्रतिशत का कुल 100 ही होता है। यहाँ हम कुल व्यक्तियों की संख्या लेंगे तो कितना हो गया? 360। और गुणा में हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, और केंद्रीय कोणों का योग है वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। इसलिए कुल कोण, जैसे हमने उसमें 1000 सीटी बनानी थी तो 1000 गुणा में लिया था, उसी प्रकार यहाँ से कुल कोण केंद्रीय कोण ले लेंगे, और 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, और ग्रीष्म ऋतु का जो केंद्रीय कोण है वो कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आ गया। उसके बाद यदि हम इसी के अंदर ख पार्ट की बात करें, तो दूसरी जो ऋतु है वर्षा ऋतु के लिए केंद्रीय कोण की बात यदि हम करें, तो केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा? केंद्रीय कोण मतों की संख्या, पहले आप लिखोगे मतों की संख्या बटे में कुल मत थे 360 व्यक्तियों के द्वारा डाले गए थे, और गुणा में हमें कुल केंद्रीय कोण यानी संपूर्ण केंद्रीय कोण 360 डिग्री, और ये इससे 360 से 360 कैंसिल हो गया, और ये आ गया अपने पास 120 डिग्री। इसी प्रकार हम गैप पार्ट की हम बात करें तो इसी के अंदर तीसरा पार्ट क्या होगा? शीत ऋतु के लिए केंद्रीय कोण। अब शीत ऋतु के लिए हम केंद्रीय कोण, क्योंकि 3 ही दिए हैं हमें ऋतु, और तीनों के लिए हमें केंद्रीय कोण का मान पूछा है। तो शीत ऋतु के अंदर मतों की संख्या है वो 150 है। 150 बटे 360 यानी कुल मत गुणा में 360। ये किस लिए लिया? क्योंकि गुणा में हमें कोण पूछा है, तो कोण का कुल लेंगे, और कोण का कुल होता है 360। 360 से 360 कैंसिल, और ये आ गया 150 डिग्री। तो ये हमने दूसरा जो पार्ट जिसका केंद्रीय कोण पूछा था, उनके हमने केंद्रीय कोणों के मान ज्ञात कर लिए। 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री कोण पूछा है, इसलिए आप सीधा 90 नहीं लिखकर 90 डिग्री बताएंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा इसके अंदर जो पार्ट है उसमें पूछा है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। हमें किसका निर्माण करना है? एक पाई चार्ट का निर्माण करना है। और पाई चार्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक वृत्त का निर्माण करना होगा। एक वृत्त का निर्माण करना होगा। तो ये हमने एक वृत्त ले लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका, ये तीसरे का आंसर है, तो सबसे पहले इसका वृत्त का केंद्र बिंदु। अब इस केंद्र बिंदु से हम एक रेखा खींच लेंगे वृत्ति से ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले 90 डिग्री यानी ग्रीष्म ऋतु को दर्शाना है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ हम चांदा रखकर चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और 90 डिग्री का कोण जहाँ पर बनेगा उसको इस केंद्र बिंदु से मिला देंगे। और जब देखेंगे तो ये आएगी ये रेखा, ये सीधी रेखा आएगी एकदम बिल्कुल। तो ये 90 डिग्री का कोण एंगल बना, और ये 90 डिग्री का एंगल के बाद
ये किसकी कौन सी होगी, ये ग्रीष्म ऋतु होगी, तो यहाँ हम लिख देंगे ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अब ये जो रेखा आई है अपनी 90 डिग्री वाली, इस रेखा से वर्षा ऋतु को दर्शाने के लिए 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हमें पता है कि यहाँ रख कर जब ये सीधी रेखा होगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। आप चांदे की सहायता से इसको बनाओगे तो ये इतना बनेगा लगभग, तो ये 120 डिग्री आपको चांदे की सहायता से बनानी है, मैंने केवल समझाने के लिए बताया है। और तीसरा, जब हम इसका माप करके देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको 150 डिग्री का मिलेगा, 150 डिग्री शेष रह जाएगा। तो जो 120 डिग्री है वो कौन सी ऋतु है, वो वर्षा ऋतु है, तो यहाँ लिख दीजिए वर्षा ऋतु। और शीत ऋतु के लिए ये 150 तीसरा ऑटोमेटिक शेष बचेगा, ये शीत ऋतु। तो ये क्या है, एक पाई चार्ट है। ये हमने किसका निर्माण कर दिया, पाई चार्ट का। ये 150 डिग्री है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन है वो हल किया। अब नेक्स्ट तीसरा हल करते हैं। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। इसमें भी हमें पाई चार्ट पूछा है। यह सारणी व्यक्तियों के द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। कुछ व्यक्ति हैं, जैसे योग इसने दिया है कि टोटल 36 व्यक्ति है, उनमें से नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 18 है, हरा रंग 9 है, लाल रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 6 है और पीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 3 है। तो हमें क्या करना है, इसका पाई चार्ट बनाना है। और पाई चार्ट बनाने के लिए पहले हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। लेकिन इसने यहाँ हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। पहले इसका अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए, यानी अनुपात निकालिए। तो हम क्या करेंगे, अनुपातिक भाग, जैसे हमने अनुपात वाले समानुपात वाली प्रश्नावली में भी देखा था पिछली क्लास में, कि अनुपात ज्ञात करने के लिए नीले रंग का कुल के साथ अनुपात ज्ञात करेंगे। तो नीला रंग बटे में कुल, यानी 18/36, जो ये इसमें सामने भी दिखाया गया है, तो कितना हो जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी 1/2। इसी प्रकार हरे के लिए अनुपात ज्ञात करेंगे तो 9/36, यानी 1/4 आ जाएगा। लाल के लिए ज्ञात करेंगे तो वो हम इसका, इसने कहा है कि इसके अनुपातिक भाग भी ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं रंग, फिर हम ले लेते हैं कि व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और फिर उसका अनुपातिक भाग, अनुपातिक भाग, और फिर उसका केंद्रीय कोण। अनुपातिक भाग के बाद केंद्रीय कोण। ये हम 4 कॉलम में बना लेंगे, एक सारणी ली। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जैसे रंग की बात करें तो रंग हमने लिया है नीला, हरा, लाल और पीला। ये हमने 4 रंग हमें दिए गए हैं। अब हमें जो दिए गए हैं वो हम ज्ञात कर लेते हैं कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है। नीला रंग पसंद करने वाले 18 है, हरा रंग पसंद करने वाले 9 है, लाल रंग पसंद करने वाले 6 है और पीला रंग पसंद करने वाले 3 है। और यहाँ हमें कुल योग ये दिया गया है 36, तो हम यहाँ अलग से भी लिख सकते हैं कि कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति बराबर 36 है। अब हमें अनुपातिक भाग ज्ञात करना है। तो नीले रंग के लिए भाग ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 18/36, और जब हम इसको काट के छोटा करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, मीन्स 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार हरे रंग के लिए 9/36 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, मीन्स ये 1/4 आ गया। इसी प्रकार लाल रंग के लिए अनुपातिक भाग ज्ञात करेंगे तो 6/36, 6 एकम 6, 6 6 36, यानी 1/6 आ गया। और पीले रंग के लिए यदि ज्ञात करेंगे तो 3/36, 3 एकम 3, 12 तिये 36, यानी 1/12। तो ये अनुपातिक भाग, क्योंकि हमें इसमें संकेत दे दिया कि आपको इस प्रकार से भाग ज्ञात करने हैं, इसलिए हमें ये ज्ञात करते हैं, वरना आपको अनुपातिक भाग ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप केंद्रीय कोण ज्ञात कर सकते थे। यहाँ केंद्रीय कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसमें अब हमने अनुपातिक भाग ज्ञात कर लिया है, तो हम 2 तरह से केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। एक, यदि ये पार्ट नहीं होता अनुपातिक भाग वाला तो कैसे करते, तो हमारा वही तरीका, हमने नीले रंग के व्यक्तियों की संख्या लिखते 18,
बटे में कुल व्यक्तियों की संख्या 36 और गुणा में जो हमारे पास कोण का योग होता है, संपूर्ण कोण होता है वृत्त के अंदर 360 डिग्री, तो गुणा में 360 जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 36 360 10 पे कटा और 18 दहे 180, तो इसका मान कितना आ गया 180 डिग्री। ये कितना आ गया 180 डिग्री। तो हम इस प्रकार से निकालते डायरेक्ट यदि केंद्रीय कोण। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अनुपातिक भाग भी दे दिया, तो हम इस अनुपातिक भाग से निकाल सकते हैं। अनुपातिक भाग गुणा में 360। अब गुणा में हम क्या कर लेते हैं 360। अब देखो 2 से ये कटा 180, तो भी इसका मान कितना आया 180। तो आप दोनों तरीके से किसी प्रकार से निकाल सकते हैं, दोनों का मान सेम में आएगा। तो हम अब इसके केंद्रीय कोणों का मान है वो ज्ञात करते जाते हैं। जैसे सबसे पहले नीले का, तो नीले का भाग निकालेंगे तो 18/36 गुणा 360 कितना हुआ 10 और 18 दाई 180 डिग्री, ये कोण हो गया। दूसरा हरे के लिए निकालेंगे तो 9/36 गुणा में 360, अब 36 का 10 और ये कितना हो गया 9 के 10 के साथ गुणा करेंगे तो 90। तीसरा लाल के लिए निकालेंगे तो 6/36 गुणा 360 360 डिग्री। अब 36 10 और 6 की 10 के साथ गुणा की तो 6 दाएँ 60 डिग्री। उसके बाद पीले रंग की बात करें तो 3/36 गुणा में 360 36 10 और 10 दिए 30 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास ये केंद्रीय कोण के मान है आगे अलग अलग। अब हम क्या करेंगे, इस पाई चार्ट का निर्माण करेंगे। और पाई चार्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त का निर्माण करेंगे। ये हमने ले लिया वृत्त। अब वृत्त खींचने के बाद हमने वही बात, एक केंद्र बिंदु से आप पहले एक रेखा ले लीजिए, सीधी रेखा खींच की। अब इस रेखा पर चांदे की सहायता से 180 लाल नीला बताना है तो 180 डिग्री का कोण बनाइए। और चूंकि हमें पता है कि एक सीधी रेखा का सरल रेखा के अंदर जितना भी कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये अपने पास केंद्र था। तो यहाँ ये जो कोण बना है 180 डिग्री है। तो ये कौन से रंग के लिए आया है, नीले रंग के लिए, ये नीले रंग के लिए हो गया। तो 180 डिग्री का हमने कोण बना दिया। अब हमें यहाँ पर इस रेखा पर इस केंद्र बिंदु पर दोबारा हमें चांदे से कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण है वो इस प्रकार एक सीधी रेखा आता है और ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। और 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आप इसमें लिख दीजिए ये कौन सा रंग है, हरा। उसके बाद हमें क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब इस 90 पे बनाना है हमें, यानी आगे से आगे इस प्रकार हम राउंड में चलते रहेंगे। अब इसका 60 डिग्री चांदे की सहायता से जब आप एंगल बनाओगे तो ये इस प्रकार का एंगल बनेगा और ये हो गया 60 डिग्री। अब आगे आप अगला माप करोगे इसका तो ये कितना डिग्री मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। और 60 डिग्री वाले में आप लिख दीजिए लाल और इसमें लिख दीजिए आप पीला, ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये पाई चार्ट का निर्माण किया। तो ये हमारा हो गया पाई चार्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि संलग्न पाई चार्ट, इसमें हमें पाई चार्ट दिया गया है। तो पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यानी ये 5 ही है, 5 विषयों के अंक दर्शाए हैं। यदि उस विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, यानी सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं, हल करते हैं। हमें क्या दिया गया है, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक हमें दिए गए हैं, कितने हैं 540 थे, तो 540 हो गई। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमें इसने कहा है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, लेकिन अब हमें नहीं पता है कि किस में किए। तो क्यों न हम इन सब के, ये केंद्रीय कोण है और हम प्राप्त अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हल करते हैं कि क के अंदर बात करें कि गणित विषय के अंदर प्राप्त अंक, गणित विषय में प्राप्त अंक। अब हमें प्राप्त अंक ज्ञात करना है। तो गणित विषय का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 बटे में कोण, क्योंकि यहाँ हमने कोण लिया है तो कोण का कुल बटे में कोण का कुल कितना होता है, 360 डिग्री होता है।
और गुणा में जो ज्ञात करना है उसका कुल, और हमें प्राप्त अंक और कुल अंक कितने थे 540, तो हम यहाँ कर लेंगे 540। ये 0 से 0 कटी, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, और 2 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90। यानी ये मैंने पहले क्यों काटा, क्योंकि सभी में ये दोनों हम पहले हल करते हैं, इसको काटना ही पड़ेगा। तो क्यों न हम इसको काट लें, ताकि ये संख्या चेंज होती रहेगी। तो ये तो सेम आई, 3/2 3/2 आता रहेगा। तो ये 2 पे ये कैंसिल हो गया। अब इसका मान कितना हो गया, 5 × 15, 4 × 12 और 1 × 13, 135। इस तो गणित विषय के अंदर प्राप्त अंक आ गए 135। इसी प्रकार ख की बात करी, हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी विषय में विषय के प्राप्त अंक, अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक, तो अंग्रेजी विषय का कोण बटे में कोण का कुल 360 डिग्री, और गुणा में जो हमें ज्ञात करना है यानी प्राप्त अंक ज्ञात करने हैं, तो कुल प्राप्त अंक 560। जैसे मैंने ये बताया कि ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, इसीलिए मैंने काटे थे। तो ये दोनों अपने सेम आ रहे हैं, तो 3 और ये 2। अब हम इसकी गुणा कर देंगे और इसका मान कितना आएगा, 5 × 15, 5 × 15 और 1 × 16, 165/2, और ये आ जाएगा 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4.5, यानी 82.5। अब हम यदि बात करें गै की, तो गै में हम ले लेते हैं हिंदी विषय के। तो हिंदी विषय में प्राप्त अंक मैंने सेम इसको शॉर्ट में किया है। तो हिंदी विषय का कोण 70/360 और गुणा में 540 वही रहेगा। 360 मीन्स 2, 540 मीन्स 3। अब 2 में ये 35 दूनी 70 और 35 तिये 105, तो इसका आ गया 105। इसी प्रकार ग्रह की बात करें, विज्ञान विषय में प्राप्त अंक बराबर विज्ञान का कोण कितना है 80 डिग्री है, ये विज्ञान का 80 डिग्री है, बटे में 360 और गुणा में 540। ये 2 आएगा, ये 3 और 2 से ये कट जाएगा 40, और ये हो जाएगा 40 × 120। इसी प्रकार इसमें एक और निकाल लेते हैं। अगला कौन सा विषय रहा, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में प्राप्त अंक बराबर कितने आएंगे, सामाजिक विषय का कोण है 65 डिग्री, तो 65/360 गुणा में 540, ये 2 ये 3, अब ये कितना हो जाएगा 195/2, यानी इसका मान आ जाएगा 97.5। ये कितना जाएगा 97.5। तो ये हमने सबके प्राप्त अंक याद कर लिए। गणित में 135, अंग्रेजी में 82.5, हिंदी में 105, विज्ञान में 120 और सामाजिक अध्ययन में 97.5। ये हमने अंक याद कर लिए। अब जो हमारे पास इसने क्वेश्चन कहा किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो आप यहाँ देख रहे हैं 105 है, वो हिंदी विषय में प्राप्त किए, तो इसका उत्तर आ जाएगा हिंदी विषय में 105 अंक प्राप्त किए। हिंदी विषय के अंदर 105 अंक प्राप्त किए। दूसरा आएगा उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, यानी गणित के अंदर उसने 135 है और किससे, हिंदी से 105। तो आप दूसरे का उत्तर लिखेंगे। गणित में कितने अंक है पहले तो आप देखो, गणित में अंक बराबर 135 और हिंदी में अंक बराबर 105। अंतर कितना आया, जब हम इसको माइनस करेंगे 135 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचा 30 अंक। तो आप लिखेंगे कि गणित में, अब इसका आंसर लिखेंगे, ये गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, अंक अधिक प्राप्त किए, ये हो गया।
अब इसी का तीसरा पार्ट क्या रहेगा, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग कौन से का, सामाजिक और गणित यानी सामाजिक अध्ययन व गणित के प्राप्त अंकों का योग, गणित के प्राप्त अंकों का योग कितना आएगा, सामाजिक में थे 97.5 और प्लस में गणित में आ गए 135। अब जब हम इसका योग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 5 12 3 1 सॉरी 232, ये आ जाएगा 232.5। तो इनका योग आ गया 232.5। अब दूसरा का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग से अधिक है। अब इसी में किसका योग करेंगे, विज्ञान व हिंदी के अंकों का योग, हिंदी के अंकों का योग। अब ये योग करें तो कितना है, विज्ञान का कितना आया था 120 और हिंदी का कितना आया था 105 और ये हो गया 225, ये कितना हो गया 225। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से अंकों के योग से अधिक है क्या, जांच कीजिए। तो उत्तर आएगा कि हाँ, ये देखो सामाजिक विज्ञान का 232 है, ये 225 है, तो इसका आंसर कह देंगे हाँ कि इनके अंकों का योग है वो अधिक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपने पास है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इनके आंकड़ों का पाई चार्ट बनाइए। हमें इनका पाई चार्ट बनाना है, तो क्यों न पहले हम एक सारणी बनाएं। सारणी के अंदर हम इनका केंद्रीय कोण का ज्ञात करें। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें कितनी दी गई है, ये रहा योग। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लिखेंगे पहले, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर आ जाएगी 72। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या 72 है, तो हम सारणी बनाएंगे। पहले हम भाषा लेंगे, इधर हम लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और तीसरा हम लेंगे केंद्रीय कोण। इनका जो केंद्रीय कोण है वो ज्ञात करेंगे। अब भाषा के अंदर हम बात करें, केंद्रीय कोण अब भाषा कौन कौन सी भाषा है, पहली भाषा है हिंदी, दूसरी है अंग्रेजी, तीसरी भाषा है मराठी, नंबर 4 पे भाषा है तमिल, और 5 नंबर पे भाषा है बंगाली। यह हमें भाषा दी गई है। इसकी संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 40, अंग्रेजी की 12, मराठी की 9, तमिल की 7 और बंगाली की 4, और कुल कितनी है 72। तो हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या का केंद्रीय कोण निकालना है। तो हिंदी के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे, तो विद्यार्थियों की संख्या 40 बटे में इनका योग मीन्स 72 और गुणा में केंद्रीय कोण जो हमारा वृत्त का पूरा होता है वो 360 डिग्री लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 36 10 और 36 दूनी 72 और 2 से ये कट गया 5, यानी इनको दोनों को हमने काट लिया, तो ये आएगा 5 और 5 चौके 20 मीन्स 200 डिग्री। दूसरा यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो 12/72 गुणा में 360 और 72 में ये काटा हमने पहले ही, तो ये 5 आया और 12 5 60 डिग्री, तो इसका कोण आ गया 60 डिग्री। मराठी की यदि हम बात करें तो 9/72 गुणा में 360, ये काटेंगे तो 5 और 9 5 45 डिग्री, तो इसका मान कितना आएगा 45। अगर हम तमिल की बात करें तो 7/72 गुणा 360, 72 से 5 कटा और 7 5 35 डिग्री। और यदि हम बंगाली की बात करें तो 4/72 गुणा 360, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 और 5 चौके
20 डिग्री। यहाँ हम इनका टोटल करके देखते हैं तो ये 360 डिग्री होगा। तो ये हमने केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिए सबके। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाने के लिए एक वृत्त खींचेंगे और वृत्त के बाद ये हमने एक वृत्त लिया। अब वृत्त के बाद हम क्या करेंगे, वही काम। सबसे पहले केंद्र से एक रेखा खींचेंगे, ये हमने लिया, एक रेखा ली। अब उसके बाद हमें सबसे पहले 200 डिग्री का कोण बनाना है हिंदी भाषा के लिए। तो 200 डिग्री हमें पता है एक सीधी रेखा में आपको चांदे की सहायता से बनाना है, तो ये 180 डिग्री होता है। अब उससे 20 थोड़ा सा ज़्यादा, मीन्स ये इस तरह से कोण बनेगा और ये एंगल आ जाएगा 200 डिग्री। आपको चांदी की सहायता से बनाना है। तो ये 200 डिग्री का कोण बना और ये कौन सी भाषा के लिए आएगा, हिंदी के लिए। उसके बाद आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये इस प्रकार से 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस पे ये जो दूसरी लाइन हमने खींची थी ना यहाँ से, तो इसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए और ये 60 डिग्री का एंगल बना और ये कौन सी भाषा के लिए आएगा, अंग्रेजी भाषा के लिए। उसके बाद यदि हम बात करें तीसरा 45 डिग्री का कोण, तो ये इससे थोड़ा सा कम बनेगा और ये इस प्रकार से ये 45 डिग्री का हम एंगल बना देंगे। और 45 डिग्री का एंगल है वो किस पे बनाएंगे, मराठी भाषा के लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे मराठी। ठीक है। अब इस रेखा पे जो लास्ट वाली रेखा है उसके ऊपर हम 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये हम थोड़ा सा कम करते हुए इसको 35 डिग्री का ये एंगल बनाएंगे। आपको चांदे की सहायता से बनानी है। इस रेखा पे रखें और आगे 35 डिग्री का कोण बनाइए। और ये 35 डिग्री है वो तमिल भाषा के लिए बना। और ये जो लाइन है आपको पैमाने की सहायता से खींचनी है। और लास्ट में देखेंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल बचेगा, आपको 20 डिग्री का एंगल बचेगा। और ये होगा बंगाली भाषा, आप इसको माप सकते हैं। तो ये बंगाली भाषा के लिए। तो ये इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक पाई चार्ट का निर्माण कर देंगे जो हमें इसमें प्रदर्शित करना था। तो ये इस विभिन्न भाषाओं के लिए पाई चार्ट का निर्माण हुआ। तो ये था 5th क्वेश्चन। तो ये अपनी एक्सरसाइज थी 4.1 जिसको हमने सोल्व किया। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऐप MS एजुकेट को शेयर करें, इंस्टॉल करें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियो है वो आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।